इस फिल्म की कहानी शुरू होती है तो हमें 3 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं, मिया, गेविन और लुइस। ये मेडिकल स्टूडेंट थे और अल्जाइमर की बीमारी को अच्छे से स्टडी करने के लिए इन्हें एक प्रोजेक्ट पर काम करना था। प्रोजेक्ट ये था कि ये लोग किसी अल्जाइमर के मरीज की डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। आप जानते होंगे अल्जाइमर वो खतरनाक बीमारी है जिसमें इंसान धीरे धीरे अपनी यादाश्त खोने लग जाता है और जब ऐसा होता है तो उसकी बाकी जिंदगी पर भी काफी बुरा असर पड़ता है। इन्हें अपने प्रोजेक्ट के लिए एक बुजुर्ग औरत मिल चुकी थी। वो एक टाउन में रहती थी। ये तीनों उस टाउन में पहुंच जाते हैं और मिलते हैं सेरा लोगन से, जो कि असल में डेबरा लोगन की बेटी है और डेबरा ही वो अल्जाइमर की मरीज है जिस पर ये लोग डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले थे। बात ऐसी थी कि सेरा की माली हालत ठीक नहीं और इस डॉक्यूमेंट्री के बदले उन्हें कुछ पैसे मिलने वाले थे, तो उसने अपनी माँ को बता दिया था। आते ही सेरा इन लोगों का काफी अच्छे से स्वागत करती है। वो खुश भी थी। सेरा उन्हें एक घर दिखाती है, फिर वो उन्हें अपनी माँ डेबरा से मिलवाती है। उस समय डेबरा और उसका पड़ोसी हैरिस गार्डन को साफ कर रहे थे। डेबरा का बर्ताव काफी अच्छा था। हाँ, वो थोड़ी सी पैरानॉइड औरत जरूर थी। अल्जाइमर की पेशेंट को संभालना, उसके साथ समय गुजारना बहुत मुश्किल होता है। पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि डेबरा अपना इरादा बदल देती है। कहती है कि माफ करना, मगर मैं ये नहीं कर सकती। मिया और उसके साथी भी हैरान थे क्योंकि वो बहुत दूर से आए थे। सेरा किसी तरह अपनी माँ को मना लेती है। ये डॉक्यूमेंट्री कुछ महीनों तक चलने वाली थी क्योंकि इसमें अल्जाइमर बीमारी पर ध्यान देना था। एक हफ्ते बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां मिया और उसके साथियों को अब डेबरा के घर में ही रहना था। वैसे तो शुरू में डेबरा ठीक लग रही थी। वो उनके लिए खाना भी बनाती है। सभी को कमरे दिए जाते हैं। डेबरा पुरानी सोच वाली औरत थी। जैसे वो मर्दों को अलग कमरा देती है और कहती है कि तुम लेडीज रूम में नहीं जाओगे। वो घर को काफी ऑर्गेनाइज रखती थी। सेरा उन्हें बताती है कि असल में उसकी माँ एक टेलीफोन स्विच बोर्ड ऑपरेटर थी। आजकल तो ये सब खत्म हो चुका है, मगर पहले जब कोई किसी को कॉल मिला था तो बीच में एक ऑपरेटर उसका कनेक्शन जोड़ देता। काफी सालों से डेबरा ने ये काम किया था। उसके पति बहुत साल पहले ही मर चुके थे। उसने अकेले ही सेरा को बड़ा किया और सेरा को अपना बचपन याद था, मगर अब ये बीमारी उसे अंदर से खाए जा रही थी। डेबरा खुद बताती है कि कभी कभी मैं चलते चलते रुक जाती हूँ, याद ही नहीं रहता मैं कहाँ जाने वाली थी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इस बीमारी से लड़ सकूं, मगर इसे हराना मुश्किल है। दिन गुजरते गए। लुइस का काम था कैमरा संभालना और हर समय बस रिकॉर्डिंग करना। एक दिन वो डेबरा की रिकॉर्डिंग कर रहा था जो गार्डन में थी। काम करते करते वो रुक जाती है, फिर वो हाथ में एक सांप को लेती है। लुइस घबरा जाता है, मगर तभी मिया उसे आवाज देती है जिससे लुइस सब कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाता। यहाँ से अजीब चीजें होना शुरू हो गई। इसके बाद लुइस पूरे घर में कैमरास इंस्टॉल करता है। एक शाम जब मिया और सेरा बैठे बातें कर रहे थे तो अचानक से डेबरा चिल्लाने लगती है। ये दोनों जब किचन में जाते हैं तो देखते हैं कि डेबरा के हाथ में छुरी है और वो गेवन पर गुस्सा कर रही है। असल में डेबरा का एक टूल खो चुका था और वो कह रही थी कि इस आदमी ने वो चुराया है। सेरा अपनी माँ को शांत करती है और गेवन से माफी मांगती है। फिर ये लोग पूरे घर में उसका वो टूल ढूंढने लगे। वो इन्हें एटिक में मिल जाता है। सेरा बोली अपने माँ को देने आती है, मगर वो एक खाली कमरे में खड़ी थी और खिड़की से बाहर देख रही थी। डेबरा सेरा की बात का कोई जवाब नहीं देती। सेरा जब उसके करीब जाती है और डेबरा का चेहरा अपनी ओर करती है तो सभी काफी घबरा जाते हैं क्योंकि उसने नाखूनों से ही अपनी स्किन उतारना शुरू कर दी थी। ये देखकर जल्द ही उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जो डॉक्टर डेबरा का इलाज कर रही थी उसका कहना था कि अब ये बीमारी खतरनाक होती जा रही है और उसने अपने साथ जो भी किया ये इस बीमारी में होना नॉर्मल है। 1-2 दिन तक डेबरा हॉस्पिटल में एडमिट रहती है, फिर उसे डिस्चार्ज किया जाता है। जब ये लोग डेबरा को हॉस्पिटल से वापस ला रहे थे तो वो बिल्कुल ठीक थी। वो गेविन से माफी भी मांगती है। घर आने के 2 दिन बाद फिर से चीजें खराब होने लगी। जिसे एक रात डेबरा अपने कमरे में नहीं थी। सेरा को वो घर के खाली कमरे में खड़ी हुई मिलती है। वो बस खिड़की से बाहर देख रही थी। सेरा उससे पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रही है, मगर डेबरा उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती, बल्कि वो उस खिड़की पर कील ठोकने लगी। उसी रात एक और हादसा होता है जब डेबरा अपने बिस्तर से उठ जाती है आधी रात को।
सेरा, मिया और बाकी लोग उसे ढूंढने लगे। वो घर के किसी कमरे में नहीं थी, ना ही वो बेसमेंट और एटिक में थी। डेबरा उन्हें मिलती है गार्डन में, जो अपने हाथों से जमीन खोद रही थी, चिल्ला रही थी। उसने अपने हाथों को काफी जख्मी कर दिया था। ये लोग उसे घर में ले आते हैं। मिया उसके जख्मों का इलाज करती है। अगले दिन जब गेविन और लुइस कल रात वाली फुटेज को देख रहे थे तो एक अजीब सी बात वो नोटिस करते हैं। जब डेबरा किचन में थी तो अचानक वो शेल्फ पर पहुंच जाती है। वैसे दिखने पर तो ये कोई ग्लिच लग रहा था, मगर रिकॉर्डिंग टाइम उसका काउंट बिल्कुल सही था। ये कोई ग्लिच नहीं था। ये तीनों तो इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते, और ये थे मेडिकल स्टूडेंट। भूत प्रेतों पर तो इनका विश्वास था ही नहीं। मिया और लुइस के अलावा सिर्फ गेविन को ही डेबरा पर शक था कि ये अल्जाइमर की बीमारी नहीं हो सकती, बल्कि कुछ और है। डेबरा के पड़ोसी हैरिस को ये पसंद नहीं था कि कोई डेबरा की पर्सनल लाइफ पर फिल्म बनाए। वो सेरा से कहता है कि तुम इन लोगों को भेज दो यहाँ से, मगर सेरा को पैसे चाहिए थे। फिर एक दिन जब सेरा डेबरा को तैयार कर दी है तो उसे वो फुटेज दिखाई जाती है जिस रात वो गार्डन में गई थी और अपने हाथों से जमीन खोद रही थी। ये सब उसे याद नहीं था, मगर अपने आप को इस हालत में देखकर उसे कुछ हो जाता है। वो चिल्लाने लग जाती है, जमीन पर गिर जाती है। उसकी तबीयत काफी खराब थी, इसलिए फिर उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। इस बार जब डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं तो उसकी स्किन काफी खराब हो चुकी थी। डॉक्टर कहते हैं कि शायद ये मेडिकेशन के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। उसने ये भी नोटिस किया कि डेबरा अपनी ही स्किन उतारने की कोशिश करती है। कुछ दिन बाद उसे घर लाया जाता है। अब वो पहले जैसे नहीं रही, मगर ये सब रुकता नहीं। एक दिन सेरा, मिया और उसके साथियों को कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब वो डेबरा के कमरे में जाते हैं तो वो चीजों को निगल रही थी। इसके बाद ये घर के सभी छोटे मोटे चीजों को पैक कर देते हैं ताकि डेबरा इसे खाए ना। एक रात गेविन उसी खाली कमरे में जाता है क्योंकि उसे शक था कि डेबरा पर शायद शैतान का साया है। जिस खिड़की के सामने अक्सर डेबरा खड़ी रहती थी, वो वहां पर क्रॉस रख देता है। जैसे ही वो मुड़ता है, डेबरा उसके सामने ही खड़ी थी। गेविन घबरा जाता है। जब वो खिड़की पर क्रॉस रख रहा था, खिड़की बंद थी अच्छी तरह से, पर जैसे ही डेबरा वहां आती है वो खिड़की खुद से ही खुल जाती है, जादू की तरह। बाद में यही फुटेज गेविन अपने साथियों को दिखाता है और समझाता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं हो रहा, मगर उसके दोस्त इस बारे में ज्यादा नहीं सोचते। उन्हें बस एक बीमार औरत नजर आ रही थी और कुछ नहीं। अगली रात फिर से डेबरा अपने बिस्तर से गायब थी। बाकी लोग जब उसे ढूंढने निकल जाते हैं तो वो उन्हें बेसमेंट में मिलती है, बिना कपड़ों के। वो टेलीफोन स्विच बोर्ड के सामने बैठी थी। हालांकि ये मशीन काफी सालों से बंद थी, मगर फिर भी इससे आवाजें आ रही थी और डेबरा भी मर्दाना आवाज में बात कर रही थी, मगर ये बात इंग्लिश में नहीं बल्कि फ्रेंच में थी। डेबरा को फिर से दौरा पड़ता है। उसी डॉक्टर को घर बुलाया जाता है। फिर उसका कहना था कि बाकी तो ये ठीक है, बस थक गई है। सेरा उसे आज रात वाले हादसे के बारे में बताती है कि वो फ्रेंच में बात कर रही थी और मेरी माँ को फ्रेंच नहीं आती। शायद एटिक की कोई याद उसे सता रही है। डॉक्टर मिया को सेडेटिव देकर चली जाती है कि अगर डेबरा खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो उसे सुला देना। अगले दिन मिया की टीम कल रात वाली फुटेज और ऑडियो की जांच करते हैं, जिसमें फ्रेंच शब्दों का अनुवाद भी हो जाता है। उसमें सांपों के बारे में बताया जा रहा था, बलि और अमर होना। सभी डेटा को अच्छे से समझने के बाद ये लोग एक नाम निकालते हैं, डी हार्डिन। सेरा इसके बारे में जानती थी। ये एक डॉक्टर था 1970 के समय में, मगर ये था एक पागल सन की। ये शैतानी रस्मों पर यकीन रखता था। इसने उस जमाने में एक मोनिकन ब्लड रिचुअल किया था। उसमें 5 बालिग लड़कियों की बलि देनी होती है और रिचुअल पूरा होने पर इंसान अमर हो जाता है और शरीर से उसे आजादी मिल जाती है। इस रिचुअल में लड़कियों को सांप के जहर से मारा जाता था। खैर उस आदमी ने 4 लड़कियों को तो मार डाला था और उसके बाद वो गायब हो चुका था। रिचुअल तो पूरा नहीं हुआ क्योंकि एक बलि अभी भी देनी थी। सेरा परेशान हो जाती है कि उसकी माँ को शायद इसी मरे हुए इंसान की बुरी यादें सता रही है, क्योंकि ये इसी टाउन में हुआ था। तब सेरा छोटी थी। समझ गए थे ये लोग कि इसका संबंध डेबरा से है। तो अगले दिन सेरा अपनी माँ से डी हार्डिन के बारे में पूछती है कि आपको याद है वो कातिल जो गायब हो चुका था। डेबरा एक लम्हे के लिए खामोश हो जाती है और कहती है कि वो मर चुका है। सेरा हैरानी से पूछती है कि आप कैसे जानती है। डेबरा बार बार इस शब्द को दोहरा रही थी कि उसका कत्ल कर दिया गया।
वो अपने कमरे की तरफ भागती है। जैसे ही सेरा और बाकी सब वहां पहुंचते हैं, डेबरा जमीन पर पड़ी थी और उसके मुंह से ढेर सारे वॉर्म्स बाहर निकले थे। एक बार फिर से उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब तो खुद सेरा को भी शक होने लगा, तो वो डॉक्टर से जानना चाहती थी कि आखिर उसके शरीर में इतने कीड़े आए कहां से। वो बताते हैं कि तुमने कहा था कि डेबरा चीजों को निगलती है, तो शायद उसने गार्डन की मिट्टी काली होगी। कुछ दिनों के लिए डेबरा हॉस्पिटल में ही रहती है। सेरा, मिया और उसके दोस्त घर आते हैं। ये लोग पूरी कहानी को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मिया कहती है कि हो सकता है 1970 में डेबरा और हैरिस ने मिलकर डिहार्डिन को मारा होगा और अब ये लोग इस राज को छुपा रहे हैं। सेरा को इस बात पर विश्वास नहीं था। हैरिस ने कई बार सेरा को कहा कि वो इन लोगों को यहाँ से जाने को कहे। एक रात हैरिस, जो नशे में था, वो गन लिए मिया की कार को शूट करता है। ये लोग काफी डर जाते हैं। गेविन तो वहाँ से चला जाता है कि मुझे इस मुसीबत में नहीं पड़ना। बाद में पुलिस आती है और हैरिस को ले जाती है। अब रह जाते हैं मिया और लुइस। वहाँ हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरास पर हमें दिखाया जाता है कि डेबरा अपने बेड से उठ चुकी है। उसने एक छोटी बच्ची को लिया है और हॉस्पिटल के बेसमेंट में चली गई है। हॉस्पिटल के स्टाफ को जब पता चलता है तो वो उसे ढूंढने आते हैं। उसने बच्ची को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। सेरा अब ये समझने लगी थी कि अगर मिया की बात सही है तो उसकी माँ और हैरिस ने ही डिहार्डिन को कहीं दफनाया है। डिहार्डिन ने रिचुअल पूरा नहीं किया, मगर फिर भी किसी तरह उसकी आत्मा अब डेबरा को पोजेस करके उससे यह रिचुअल पूरा करना चाहती है, मतलब कि एक और लड़की का कत्ल। सेरा एक पादरी के पास भी जाती है कि वो उस पर एक्सोर्सिज्म करे, मगर वो साफ साफ इनकार कर देता है कि वो बीमार है, उसका इलाज होना चाहिए। एक शाम हैरिस हॉस्पिटल जाता है। वो डेबरा से बात कर रहा था, मगर डेबरा कहती है कि मुझे मार दो। इसके बाद हमें नहीं दिखाया जाता क्या हुआ, मगर डेबरा बेड से गायब थी और हैरिस को कुछ हो चुका था। एक तांत्रिक से सेरा को ये पता चला कि अगर डिहार्डिन की लाश को जलाया जाए तो आग उसे प्योरीफाई कर देगी और उसकी शक्ति भी खत्म हो जाएगी। सेरा हैरिस से पूछने की कोशिश करती है कि डिहार्डिन की लाश कहाँ उन्होंने दफनाई। बस वो इतना ही कह पाता है कि हमने उसे जिंदा ही गाड़ दिया था। सेरा, मिया और लुइस जल्दी से घर आते हैं और गार्डन को खोदने लग जाते हैं। सेरा कहती है कि शायद लाश यहीं पर है, क्योंकि गार्डन में काम करते हुए ही डेबरा इन्फेक्टेड हो गई होगी और अब उसे पॉजेस कर लिया गया। वहाँ उन्हें लाश नहीं मिलती, मगर सेरा रुकती नहीं। वो हर जगह की तलाश करती है और अंत में उसे एटिक और सेलिंग के दरमियान बोरी में बंद डिहार्डिन की लाश का एक हिस्सा मिलता है। सेरा उसे फायरप्लेस के पास ले आती है। अब उस बोरी से सांप निकल रहे थे। ये लोग जल्दी से उसे आग में फेंक देते हैं। दूसरी तरफ डेबरा हॉस्पिटल से उस बच्ची को जंगल में ले गई थी। सेरा जब अपनी माँ को देखने आई तो वो वहाँ नहीं थी। कुछ पुलिस वाले और सेरा, मिया और लुइस जंगल की तरफ जाते हैं। वहाँ एक पुरानी खदान थी, उसके अंदर उन्हें डेबरा मिलती है। डेबरा किसी सांप की तरह उस बच्ची को निगलने की कोशिश कर रही थी, मगर पुलिस वाला गोली चलाता है, इसलिए वो रुक जाती है। उस बच्ची को बचा लिया जाता है, मगर वो बार बार कह रही थी कि वो अच्छे आदमी है, वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मैं उसके साथ जाना चाहती हूँ। मतलब कि उसके दिमाग को भी कंट्रोल कर लिया गया था। डेबरा ने खुद को काफी जख्मी कर दिया था। वो किसी सांप की तरह जहर छोड़ने लगी थी, जिससे वो एक पुलिस वाले को भी बुरी तरह जख्मी कर देती है। अंत में उसी खदान में सेरा को डिहार्डिन की लाश का बाकी हिस्सा मिल जाता है। जैसे ही वो उसे जला देती है, डेबरा भी अपने होश में आती है। अगले दिन न्यूज पर यह खबर दिखाई जाती है कि बच्ची को बचा लिया गया है। इस बच्ची का नाम मेगन था, जिसे लुकीमिया था। कुछ महीने बाद दिखाया जाता है कि वो बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई है। लोग इसे एक चमत्कार मान रहे थे। एक रिपोर्टर जब उससे इंटरव्यू ले रहा था तो मेगन एक क्रीपी सा लुक देती है, जिसका साफ मतलब यही हो सकता है कि वो शैतान यानी कि डिहार्डिन की ईवल स्पिरिट अब उस बच्ची में आ चुकी है। और यहीं पर इस कहानी का अंत।